नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद सोना अब संभलता दिख रहा है। लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन तेजी के लिए फिलहाल कोई ट्रिगर नजर नहीं आ रहा। वहीं चांदी की बात करें तो यहां भी निचले स्तरों से खरीदारी लौटती दिखी है। इंडस्ट्री डिमांड बढ़ने की उम्मीद से लॉन्ग टर्म में चांदी का आउटलुक अब भी पॉजिटिव है। लेकिन एक कमोडिटी जहां जोरदार उबाल है और कायम है वो है कच्चा तेल। ग्लोबल इन्वेंट्री घटने और बेहतर डिमांड आउटलुक से कच्चा तेल $75 के पार है और आने वाले दिनों में क्रूड का लक्ष्य काफी ऊपर बताया जा रहा है। वहीं बात बेस मेटल्स की करें तो यहां कुछ पिछले दिनों में उठापटक देखने को मिली है, लेकिन अब यहां से इन नॉन एग्री कमोडिटीज में क्या टारगेट्स बना के कारोबार करना चाहिए, आज के शो में हम इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके, कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने यहां पर नुकसान उठाया है। ऊपरी स्तरों में खरीदारी की गई थी क्योंकि लॉन्ग टर्म जो बुल रन है वो अभी भी कायम रहने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह का यूएस फेड टेपरिंग की खबरें आई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की गई, उसका सीधा असर हमने यहाँ पर सोने और चांदी में आते हुए देखा। पिछले हफ्ते तो अच्छी खासी गिरावट थी ही, इस हफ्ते भी यहां पर हमने गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ देखा है। करीबन 7 हफ्ते के लोज सोने ने यहां पर बनाए। $1760 का लो हमने बनते हुए देखा। उसके बाद कुछ खरीदारी जरूर लौटी है कि लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं और अगले हफ्ते के लिए आपको कैसे कारोबार करना चाहिए उस पर करेंगे फोकस। अनुज, आपसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस को और क्या रेंज बन सकती है अगले हफ्ते के लिए? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम पिछले महीने देखें तो गोल्ड में करीबन 4.5% की गिरावट एमसीएक्स में देखने को मिली है और ऑलमोस्ट 6.5% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में गिरी है। तो कहीं ना कहीं जो हम एक बुल ट्रेंड देख रहे थे वो थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में हम एक रैली देख रहे थे वो यहाँ पर पॉज होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अभी गोल्ड में जिस तरीके से फेड ने जो इंस्टांस लिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसका थोड़ा सा असर जो है अभी भी बाकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब गोल्ड जो $1800 के नीचे है, हमने $1910 तक जाते हुए देखा, तो ऑलमोस्ट $100 की जो गिरावट है वो गोल्ड में आ चुकी है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो गोल्ड का ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। और जो रेंज अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो नीचे करीबन 46,500 और ऊपर में करीबन 47,500, और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो करीबन 1750 नीचे में और करीबन 1820 ऊपर में। तो ये रेंज मुझे लगता है कि अभी मार्केट इसी रेंज में इंटैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि रुपये में जो डेप्रिसिएशन हुआ है उससे एमसीएक्स में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, मगर जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे रिकवरी हुआ है, अब ऑलमोस्ट 90 के आसपास आ गया डॉलर इंडेक्स, तो उससे हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो हावी होता हुआ दिख रहा है। और इवन अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी ऐसा कोई फिलहाल ऐसा कोई सीजन अभी नहीं है जिससे फिजिकल के अंदर भी डिमांड दिखे। तो अगर हम एक महीने का आउटलुक देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाइसी और थोड़ा सा एक नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जहां तक सोने की बात है, फिजिकल मार्केट्स में भारतीय बाजारों में और चीन के बाजारों में दोनों ही जगह यहां पर सोना डिस्काउंट पे बिक रहा है, क्योंकि खरीदारी फिलहाल मार्केट्स में नहीं है। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में हम लगातार यहां पर इन्फ्लेशन कंसर्न्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोने में ऐसा कोई बहुत सेफ हेवन है या इन्फ्लेशन हेज हमने बनते हुए नहीं देखा? जी मनीषा जी, मेरे ख्याल से जो रेंज बाउंड ट्रेड है उसका कारण जो फेड की तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी थीम्स जो आ रही हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेके, उस वजह से एक क्लियर डायरेक्शन जो है नहीं उठा पा रहा है। बट अगर हम नियर टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं तो मुझे लगता है अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें यही बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो कंसर्न है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने में। तो उस स्टेटमेंट के चलते गोल्ड के प्राइसेस में हमें थोड़ा ठहराव देखने को मिला और थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखते हैं तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रियल यील्ड्स हैं अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको अपने असेट को अलोकेट करना है, तो वहां से मुझे लगता है ये बाइंग आ सकती है गोल्ड में। स्टैगर्ड वे में जरूर बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम 2020 का अगस्त का रेट देखें तो वहां से डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 9,000 रुपया सस्ते में मिल रहा है और इंटरनेशनली तकरीबन $300 कम रेट पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है स्टैगर्ड वे में बाइंग जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो भी 1.57 1.58 के रेंज में है और इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं। तो जो इन्वेस्टर है अगर वो फिक्स्ड रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा तो वो तकरीबन 2-2.5% लॉस में रहेगा साल भर में। उसको अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है
क्योंकि सस्ते रेट में मिल रहा है तो गोल्ड में एक ठीक ठाक बाइंग मिल सकती है, बट हाँ एक डिप जरूर देखने को मिल सकता है। तो मेरा रेंज जो है कॉमेक्स पे तकरीबन $1750 तक का रहेगा ऑन द डाउन साइड में, और हायर साइड में मुझे लगता है $1825 तक का एक रेंज देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में 47,000 और 46,500 के रेंज में एक स्टैगर्ड तरीके से बाइंग की जा सकती है। 46,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है 49,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट बीरेन जी, साल की शुरुआत यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर हुई थी, लेकिन सेकंड क्वार्टर में हमने फिर से बढ़त आते हुए देखी। अब इस साल की अगर बात करें तो 6.5% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर अब तक सोने ने दिए हैं। पिछले साल का जो ऑल टाइम हाई था उसके तो बहुत ही नीचे हम यहाँ पर फिलहाल आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, अगर कोई निवेशक यहाँ पर फिलहाल खरीदारी करना चाहे तो इस साल के अंत तक, अगले 12-18 महीने तक भी हमें सोने के भाव कैसे देखने को मिलेंगे? गुड आफ्टरनून मनीषा जी। यहाँ हम जो देख रहे हैं शायद हर मार्केट में वर्टिगो की स्थिति है। मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस वाली बात जो चाइना ने कमोडिटी वॉर छेड़ दी है उसको देख के लग रहा है। फेड का सवाल है तो वो इन्फ्लेशन को क्लियरली अंडर प्ले कर रही है, ऐसा जमीनी नंबर्स देखते हुए हम कह सकते हैं। तो फेड बिहाइंड द कर्व लग रही है जहां तक सवाल है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में री रेटिंग आना चाहिए और थर्ड क्वार्टर में शायद हम उसको $1900 के ऊपर देखेंगे। जो भी मेजर बैंक्स है या जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है वो अभी भी $2000 के फोरकास्ट पे बरकरार है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 1766 या 1740 अगर होल्ड कर जाता है और मार्केट अगर आने वाले दिनों में 18 पे क्लोज देता है तो वापस अपसाइड का रनअप होगा। इलियट वेव के हिसाब से देखें तो हम फिफ्थ वेव की ओर जा रहे हैं, जिसका टेंटेटिव टारगेट शायद 1980-2120 के बीच आना चाहिए। तो ज़्यादातर जो रेंज हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने बताई है वो 1740-1820 के बीच में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, और खरीदारी के मौके आपको निचले स्तरों पर यहाँ पर ढूंढने चाहिए। रवि, चांदी में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खासी मुनाफा वसूली पिछले हफ्ते में थी, 7% की गिरावट। इस हफ्ते में भी हमने काफ़ी कोशिश देखी कमोडिटी की तरफ से उठने की, लेकिन $26 का रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। डेफिनेटली मनीषा जी, जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइसेस देख के उसको अंडर परफॉर्म चांदी ने किया, उसका बेसिक रीजन ये है कि चांदी का सबसे बड़ा कंज्यूमर वर्ल्ड में चाइना है, और चाइना लगातार जो भी अपनी इनपुट कॉस्ट है या इनपुट कमोडिटीज है उसकी कॉस्ट प्रिवेंट करने के लिए काफी मेजर्स ले रहा है, स्टेप ले रहा है। तो इससे के फियर से देखे तो पूरी इंडस्ट्रियल मेटल से जो थोड़ी नेगेटिव रही, हालांकि गोल्ड का जो सेंटिमेंटल सपोर्ट शॉर्ट टर्म में चांदी को मिला है, इस हिसाब से देखे तो चांदी में अभी मोमेंटम इतना नेगेटिव नहीं हुआ है। तो बेसिक मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट के करीब चल रहे, एक रेंज के करीब चल रहे। मेरा ये मानना है कि चांदी जब तक डाउन साइड 68,000 के लेवल को प्रोटेक्ट करके चल रहे तब तक ज्यादा कॉशियस नहीं रहना है, बाय ऑन डिप्स रहना है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे गोल्ड बेस बना रहा है, सिमिलर वे में चांदी में भी एक अच्छा बेस बन रहा है, अच्छा एक सपोर्ट बन रहा है। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी में रखना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी वहां पे दिखनी चाहिए। जैसे आपने बात की 26 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जिस दिन 26 के ऊपर क्लोज होगा मेरे हिसाब से 27-20 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से आई थिंक कि जो भी नेगेटिव से वो मेजरली मुझे प्राइसिंग लग रहा है ऊपर टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो 68,000 का एक स्टॉप लॉस लगाए, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, क्योंकि जो करंट एक्सपायरी है इस हिसाब से अभी जो नेक्स्ट वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है वो सितंबर एक्सपायरी वाली चांदी में हुआ है। तो वहां पे 68,000 के सपोर्ट के साथ आप बाय कर ले। अपर साइड 70,500 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वहां पे बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। और जिस हिसाब से यूएस का इंफ्रा पैकेज है, यूएस की ओर से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे जोर दिया जा रहा है, तो आई थिंक आगे जाके जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटेगी, एक अच्छा उछल चांदी में दिखना चाहिए। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर भी उठापटक जारी है। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद कुछ बहुत बाजार यहाँ पर जरूर संभले हैं, लेकिन इन सब के बीच सुनील, आपकी टॉप पिक यहाँ पर क्या होगी? जी मनीषा जी, आई थिंक बेस मेटल का किंग जैसे हम बोलते हैं, कॉपर तकरीबन 15% तक करेक्ट हुआ था ऑल टाइम हाई से।
अभी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो इन अ वे मुझे लगता है चाइना ने भी कहीं ना कहीं ये बताया कि अभी प्राइसेस जो हैं एक एक्सेप्टेबल रेंज में पहुंच चुकी हैं। जो उनका इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रहा था उसके चलते उन्होंने जो मेजर्स लिए, तो ऑलमोस्ट ऑल बेस मेटल्स या इवन एग्री कमोडिटीज पे भी हमने प्राइस का इम्पैक्ट आते हुए देखा था। बट फंडामेंटली अगर हम देखते हैं तो सप्लाई जो है वो कम है मार्केट में और डिमांड आउटपेस करते जाएगा। ग्लोबल रिफाइंड कॉपर का मार्केट अब देखते हैं तो तकरीबन 19,000 टन का डेफिसिट बता रहा है, जो कि डिमांड को उतना मीट नहीं कर पाएंगे। और जो करंट यूरोजोन का भी हमने देखा इकोनॉमिक फ्रंट पे जो बिजनेस ग्रोथ नंबर्स हैं वो 15 साल के हाई पे हैं। इवन यूएस के मैन्युफैक्चरिंग डेटास भी सपोर्टिव हैं। तो ओवरऑल चाइना, यूरोप और यूएस की तरफ से बेस मेटल फ्रंट पे डिमांड जो है आने वाले समय में अच्छा रहेगा। और इवन शंघाई इन्वेंट्रीज भी मेरे ख्याल से अच्छे खासे लो पे चल रहे हैं। तो कॉपर एक मेरा पिक ऑफ द कमोडिटी रहेगा। मेरा बाय रिकमेंडेशन 715 से लेके 720 के रेंज में होगा। एक बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 705 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 750 तक का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है 15 से 20 दिन में। ऑलराइट, तो बढ़त यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? आपकी टॉपिक यहाँ पर मेटल्स में क्या रहेगी? आपको भी लगता है खरीदारी के मौके हैं? बाइडेन का जो प्लान हुआ है उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए $100 बिलियन का एलोकेशन हुआ है। तो जितनी भी बैटरी मेटल्स है, निकल, फिर स्टोरेज में जिंक भी जाता है, कॉपर भी जाता है। हॉट फेवरेट तो टिन रहेगी मेरी, लेकिन वो यहाँ एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होती। लेकिन मैं फिलहाल कॉपर और जिंक में प्रेफर करूंगा। कॉपर इज बेटर बेट, यहाँ बार्गेन पे 705 के आसपास मैं डिप्स पे बाय प्रेफर करूंगा। 750 का लक्ष्य रहेगा, 688 687 समथिंग का स्टॉप लॉस रहेगा। खरीदारी की राय यहाँ पर भी बरकरार है। एक व्यू आपसे भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। अनुज, आपकी यहाँ पर टॉपिक क्या रहेगी? अब तक हमने कॉपर, जिंक, टिन सब सुना है, आप कहाँ की तरफ यहाँ पर बेंड कर रहे हैं? मनीषा जी, मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 महीनों को देखें तो हमने हायर लेवल पे बिकवाली आते हुए देखी है। सस्टेन जो है वो नहीं हो पाया है और हमने इसी हफ्ते हमने देखा है कि नीचे करीबन 690 का लो जो है कॉपर ने मारते हुए देखा था, और जिंक में भी हमने करीबन नीचे 226 के लो आते हुए देखे थे। तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पे हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, नीचे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी की जा सकती है। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि करंट रेट के आसपास अगर हम जिंक की बात करें तो करीबन 240 के आसपास जिंक में बिकवाली ले सकते हैं। 248 का नीचे 228 225 तक को मिल सकता है। साइड बाय साइड अगर हम लेड को देखें तो वहां पर भी हमने एक हायर लेवल पे एक देखा है, तो मुझे लगता है वहां पर भी थोड़ा प्रॉफिट भी आ सकता है। तो लेड के अंदर भी करीबन 174 के आसपास सेल आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 182 का लगाएं, टारगेट 160 तक देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है एक वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अगर भाव आपको नीचे मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, आईएमएफ का भी प्रोजेक्शन है कि जो ग्लोबल रिकवरी है वो रहेगी, तो डेफिनेटली बेस मेटल की, इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड रहेगी। तो लॉन्ग रन में एक अच्छा बाई अपॉर्चुनिटी बनेगा। मगर फिलहाल जो करंट मार्केट रेट चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर बिकवाली की राय भी ऊपर में निकल के आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस हफ्ते में कॉपर और जिंक जैसे मेटल्स ने 2 से 3% के ऊपर की तरफ यहाँ पर गेंस दिखाए हैं। निकल में करीबन 7 से 8% की तेजी देखने को मिली है, यानी कि ज्यादातर मेटल्स ने इस हफ्ता अच्छा कारोबार किया है। जो पिछली हफ्ते अच्छी खासी मुनाफा वसूली थी उसका फायदा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बाइंग के तौर पर उठाया गया है। लेकिन इसी के साथ लूंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर लगातार तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते भी करीबन फिलहाल 2.5% की बढ़त के साथ कारोबार है। यहां पे आप कैसे कारोबार करें, यहां पर ऊपर में क्या स्तर देखने को मिल सकते हैं, बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, और सब बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि जितने भी एसेट क्लासेस हैं सभी में कुछ ना कुछ मुनाफा वसूली आते हुए हमने जरूर देखी। 2 तरफा ट्रेड था, बाजारों ने डेटा को, इवेंट्स को, स्टेटमेंट्स को रिएक्ट किया। लेकिन बीरेन जी, जहां तक कच्चे तेल की बात है, यहाँ पर कोई असर नहीं है। यहाँ पर एक ही तरफा चाल है, ग्रेजुअल हायर साइड पर ही $75 के ऊपर कारोबार होता हुआ देखा है, और बाजार को लगता है 80-85 भी इसी साल में देखने को मिलेगा। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? यहाँ एक तो ईरान का जो ऑयल जो इल्यूसिव मैं जिसको मानता हूँ वो अभी तक नहीं है, और ओपेक के जो आउटपुट कट रहे उसकी अभी काफी सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिख रही है। डिमांड रिकवरी काफी तेज है, क्योंकि यूरोप 20 साल के बाद मंदी में से बाहर आया। अमेरिकन इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, और
जिस हिसाब से ईवी की स्टोरी चली और बड़े ऑयल प्लेयर्स डर गए हैं नए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है और मार्केट इन्वर्टेड हो गया, यानी फिजिकल काफ़ी टाइट है। और दूसरी बात यह है कि फ्रेट रेट जो शिपिंग रेट्स है दे आर टेरेबली हाई। तो ये सभी चीज़ों की इफेक्ट देखते हुए शायद हम आगे में भी इसको 85-90 देखेंगे। थोड़ा फ्रोथी मार्केट है, थोड़ा करेक्शन अगर आता है $5-7 का, तो इट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग फॉर पोजिशनल ट्रेड। तो मैं यहाँ 5300 के आसपास का प्राइस की वेट कर रहा हूँ। ओपेक की मीटिंग जो 1 जुलाई की आएगी, उसमें अगर कोई पॉजिटिव की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। गोइंग फॉरवर्ड मेरा 5700 का लक्ष्य। ऑलराइट, यहाँ से अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद। यहाँ से सुनील, आपको क्या लगता है, आपके क्या लक्ष्य हैं? क्योंकि काफी सारे फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं जो सपोर्टिव हैं, लेकिन प्राइसेस कहाँ जाएंगे? जी मनीषा जी, आई थिंक लास्ट 2 हफ्तों का अगर हम इन्वेंट्री डेटा देखें तो तकरीबन 7.5 मिलियन बैरल का ड्रॉडाउन हमने देखा है। तो मार्केट में सप्लाई की कमी है वो क्लियरली विजिबल है, जिसकी वजह से हमको क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़त देखने को मिल रही है। ये तकरीबन 5th स्ट्रेट वीक हाई होगा जहां पे क्रूड ऑयल हायर प्राइस पे क्लोज कर रहा है। और जैसे वीरेन जी ने बताया, मेरे ख्याल से सबकी नजर जो है जो 1 जुलाई को जो ओपेक प्लस की मीटिंग है उस पे रहेगी, क्योंकि वहां पे एक कॉल लिया जाएगा कि अगस्त के बाद से कितना प्रोडक्शन कट को ईज आउट करें। अगर वो प्रोडक्शन कट को अगर ईज आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल जैसे वीरेन जी ने भी बताया, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें यूरोप से देखने को मिल रहा है, यूएस से देखने को मिल रहा है, और इवन चाइना की तरफ से भी जो वैक्सीन रोल आउट्स के बाद जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई जो है कम पड़ेगी, डिमांड जो है आउटपेस करेगा। बट मेरा अंदेशा तकरीबन ब्रेंट का मुझे लगता है कि $80 के आसपास स्टेबल हो सकता है, क्योंकि बियॉन्ड 80 एक ओवर प्राइस्ड जोन में आ जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली $80 के आसपास मुझे बहुत ज्यादा डिमांड नजर नहीं आती है। तो वहां से यूएस के शेयर प्रोडक्शन में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, और इवन सऊदी की तरफ से भी आउटपुट में इजाफा देखने को मिल सकता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईरान का भी ऑयल मार्केट में आएगा 2-3 महीने में, तो प्रेशर जो है वहां पे देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 5400 के रेंज में एक बाय रेकमेंड करूंगा, 5300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 5600 तक का एक टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अनुज, आप कैसे देखते हैं और आपके प्राइसेस क्या होंगे? क्योंकि अब तक हमने दोनों ही एक्सपर्ट्स को यहाँ पर ऊपरी स्तर के लेवल्स बताते हुए देखा है, आपकी रेंज क्या है? देखिए, डेफिनेटली जो सप्लाई साइड है वो काफ़ी टाइट है, क्योंकि हमने कंटिन्यूस 2 हफ्ते से जो ड्रॉडाउन है वो इन्वेंट्री में देखा है। और रिस्क काउंट भी देखें तो ऑलमोस्ट 50% पे है प्री कोविड लेवल से अगर हम इसको काउंट करें। तो सप्लाई डेफिनेटली यहाँ पर क्रंच है, और जो डिमांड है वो भी यहाँ पर बढ़ने लगी है। हालांकि अभी एविएशन सेक्टर उतना ओपन नहीं हुआ है, तो जब एविएशन सेक्टर ओपन होगा तो डेफिनेटली एटीएफ की जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ऊपर में हम $80-85 को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम $70-75 के आसपास देखें तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकडाउन जो है वो अगर मिलता है करीबन $70 के आसपास तक, तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर में हम $85 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि ईरान की तरफ से भी सप्लाई बढ़ सकती है, और आगे अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो कुछ वहाँ पे राहत मिलेगी। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिमांड यहाँ पे स्ट्रांग है उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर देखें तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, और मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव वहाँ पर नहीं देखने को मिला है कि जिससे भावों में गिरावट देखने को मिले। अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता है तो खरीदारी का ही ट्रेड यहाँ पे शेयर्स करेंगे। हमें लगता है एमसीएक्स में 5600 से लेकर 5700 तक का टारगेट आपको यहाँ जल्दी देखने को मिलेगा। रवि, आप नेचुरल गैस के प्राइसेस कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे वो हीटिंग ऑयल है, गैसोलीन है, नेचुरल गैस है, ये भी सब मल्टी मंथ हाइस पे कारोबार कर रहे हैं, और नेचुरल गैस में पिछले कई दिनों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। काफी बाजार में यहाँ पर खरीदार भी हैं। डेफिनेटली नेचुरल गैस का फंडामेंटल में एक नेगेटिव न्यूज जिस हिसाब से क्रूड में है कि सप्लाई बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज अभी है नहीं। वैसे देखें तो प्राइस अभी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ऊपर ही जा रहा है। रीजन यही है कि जैसे ही प्रेसिडेंट बिडेन ने जब पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर लिया और यूएस ने फिर से री एंटर किया है एग्रीमेंट में, तुरंत ही अक्रॉस द ग्लोब वो बायोफ्यूल हो एज वेल एज देखे तो वो क्लीन एनर्जी डिमांड हो, उसमें काफी इजाफा है, और इसका क्लियर इंडिकेशन इन्वेंट्रीज भी दे रहे। अदरवाइज देखे तो लास्ट ईयर या अगले 5 साल के एवरेज 100 BCF के
जून महीने में जो इन्वेंट्रीज का टोटल एवरेज रहता है वो 100 BCF से ज्यादा रहता है और इस बार एक बार गया था, अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं रहा है और कंटिन्यूअस इन्वेंट्रीज के नंबर एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि डिमांड काफी अच्छी है। वैसे जो इंडस्ट्रियल डेटा है या इंडस्ट्रियल ओपनिंग है, यूरो का रीओपनिंग है, वो सबसे ज्यादा एडवांटेज नेचुरल गैस को देगा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये जो रैली है वो इंटेक रहनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टारगेट 270 तक के रहने चाहिए। 238 का स्टॉप लॉस लगाए, 248 के करीब बाय करे। ट्रेंड इंटैक्ट है, अगर क्रूड साथ देगा तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में 300 तक भी जा सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस में है। खरीदारी करके यहाँ पर कारोबार करना है। बाइंग रिकमेंडेशंस लॉन्गर टर्म के लिए सोने चांदी में भी मिलती हुई नजर आई हैं। मेटल्स में हल्का सा मिक्स दायरा है। यहाँ पर ऑफकोर्स बाजार नजर रखेगा चीन की तरफ, यूएस की तरफ। बाइडेन का जो इंफ्रा पुश है वो डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्ट करेगा, लेकिन काफी अनसर्टन मार्केट्स हैं और उस सबके बीच में हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको सटीक स्ट्रैटेजीज बना के दी हैं अगले हफ्ते कारोबार करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर राय देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।